हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 18 मई 2024 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रियो दी जेनेरियो। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में रियो दी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। और इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र में से कृषि क्षेत्र को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र। वैश्वीकरण की नीति से मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को लाभ हुआ है, लेकिन कृषि क्षेत्र को विशेष रूप से विकासशील देशों जैसे भारत में सामान्य लाभ नहीं मिला है। लेकिन आयोग के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी को माना गया है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, जब प्राकृतिक पदार्थ रूप बदलकर संसाधन बन जाते हैं तो वे कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानव निर्मित संसाधन। जब प्राकृतिक पदार्थ रूप बदलकर संसाधन बन जाते हैं तो वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं और सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन में वर्गीकृत किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार सरोवर बांध से। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है और यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा शुरू किया गया था, जो कि जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद किया। फिर क्वेश्चन नंबर 56, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा ये दोनों कथन सही है कि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि वे तेजी से घट रहे हैं और उसके बाद देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इन दोनों ही कारणों की वजह से खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, प्लेसर जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेसर जमा के संबंध में दिए गए कथनों में से 2 और 3 ये दोनों गलत है। दूसरा कथन है कि पानी से इनका क्षरण होता है, ये भी गलत है, और वे समुद्र तल में पाए जाते हैं, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरता है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है और इस गैस पाइपलाइन की लंबाई 1750 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 59,
काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से हुई थी और इसी के तहत 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु शोध केंद्र अस्तित्व में आए। फिर क्वेश्चन नंबर 60, वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10वां। वन विस्तार के नज़रिए के हिसाब से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण। हमारे देश में हाल ही में विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण से वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन तथा वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तारापुर में। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में अक्टूबर 1969 ईस्वी को स्थापित किया गया था और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खनिज तेल के लिए। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यह देश का सबसे प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र अरब सागर में मुंबई नगर से दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है और इसको 1973 में खोजा गया था और वहां 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कच्चे ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और प्राप्त करने के लिए खर्च की गई ऊर्जा का अनुपात कच्चे ऊर्जा स्रोत को डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा उपज अनुपात। कच्चे ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और प्राप्त करने के लिए खर्च की गई ऊर्जा का अनुपात कच्चे ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा उपज अनुपात कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर के निकट की गई थी और यह कारखाना कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के बहुत निकट स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग द्वारा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है और यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा में। पारादीप पतन भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है और पारादीप पतन कटक से लगभग 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है और यह पतन को मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 34 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर के लिए चली थी जो कि मुंबई और थाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो प्रश्नकाल के दौरान भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, लेकिन वर्तमान में देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आतंकवाद। आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि यह मानवकृत आपदा है। वहीं बात करें सुनामी, बाढ़ और भूकंप की तो ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मासिन डाम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन डाम
जो कि मेघालय में स्थित है, वहाँ पर होती है। और मासिनराम बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के मार्ग में पड़ता है। और मासिनराम की भौगोलिक संरचना पहाड़ियों के कारण कीपाकार अवस्थिति को दर्शाती है, जिस कारण यहाँ पर मानसूनी हवाएं आकर ठहर सी जाती हैं और उनका तेजी के साथ आरोहण होने लगता है और इस कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा दर्ज की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैमूर। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और बिहार के कैमूर और रोहतास जिले, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवन के लिए जाने जाते हैं, पानी की कमी और बदलते जलवायु पैटर्न का सामना कर रहे हैं और इन मुद्दों के समाधान के लिए दुर्गावती जलाशय परियोजना की शुरुआत की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। दिए गए विकल्पों में से चूना पत्थर का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, लेक वालेसा किस देश के नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोलैंड के। लेक वालेसा पोलैंड के नेता थे और इन्होंने 1990 से 1995 तक पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 1983 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किस प्रदेश में महादलितों को दलित से अलग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार में। बिहार राज्य में महादलितों को दलितों से अलग किया गया है और महादलित शब्द का उपयोग पहली बार बिहार सरकार ने 2007 में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। फिर क्वेश्चन नंबर 78, बुनियादी नियमों का लिखित रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान। बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 79, किसी अन्य राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण वाले को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉलोनी। किसी अन्य राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण वाले क्षेत्र को कॉलोनी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा का कार्यक्रम कितने वर्षों का होता है? यहाँ पे कार्यक्रम नहीं बल्कि कार्यकाल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है और इसे निम्न सदन भी कहते हैं और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पागल या दिवालिया। पागल या दिवालिया व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि वयस्क व्यक्ति, अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति ये तीनों ही वोट दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 82, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 84। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनमें से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है जो सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करे और सुधारात्मक उपाय सुझाए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 340। संविधान का अनुच्छेद 340 भारत के राष्ट्रपति को एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच करे और सुधारात्मक उपाय सुझाए। फिर क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इनमें से सभी। देश की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा जब होगा तब, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से देश की सुरक्षा को खतरा है तब, और किसी विशेष राज्य में संवैधानिक मिशनरी की विफलता है तब, इन तीनों ही स्थिति में राष्ट्रपति अकाल की घोषणा कर सकता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 85, किसी संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। यहाँ किसी नहीं किस होगा कि संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 42 यानी 42वां। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 6 वर्ष कर दिया गया था और यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। लेकिन इसके बाद 44वें संशोधन द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 6। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ही एक अस्थायी निकाय होता है और यह राज्य स्तर पर वैसे ही संचालित होता है जैसे राज्यसभा केंद्र में कार्य करती है। और वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा और व्याख्या करने की जिम्मेदारी दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस बुराई को भारतीय संविधान द्वारा अवैध घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बलात् श्रम, बाल श्रम और इंसानों में गलत व्यवहार, इन तीनों को ही भारतीय संविधान के द्वारा अवैध घोषित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, एक भारतीय नागरिक द्वारा प्रथम अपील दायर करने के लिए कितना शुल्क अदा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भारतीय नागरिक द्वारा प्रथम अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा या संसद के ऊपरी सदन का अध्यक्ष होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, डैश किसी देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष है जो इतना तीव्र हो जाता है कि युद्ध जैसा प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गृह युद्ध यानी सिविल वॉर। गृह युद्ध किसी देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष है जो इतना तीव्र हो जाता है कि युद्ध जैसा प्रतीत होने लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, सत्ता की साझेदारी से निपटने में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लोकतंत्र में यदि निर्णय लेने की शक्ति बिखरी हुई है तो त्वरित लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यूएसए। द्विदलीय प्रणाली एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें 2 प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव और सरकार में मुख्य भूमिका निभाते हैं और यह प्रणाली आमतौर पर यूएसए और यूके जैसे देशों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, लोकतंत्र का मूल परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम। फिर क्वेश्चन नंबर 98, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके शुद्ध घरेलू उत्पाद और डैश का योग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी की खपत का। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी की खपत का योग है। फिर क्वेश्चन नंबर 99,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी न्याय की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सक्रिय भागीदारी और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से न्याय प्राप्त किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 100, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में नागरिकों को जनमत संग्रह और जन पहल के माध्यम से सीधे निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।